आईपीआर के इंट्रोडक्शन, इसके साथ साथ जो आईपीआर में चैलेंजेस है इंडिया में उन पे मैं डिस्कस करूंगा। और सेकंड नंबर पे है हमारे साथी वो कॉपीराइट और इसके साथ साथ जीआई टैग पे बताएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले कि व्हाट आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो मैं यहाँ आपको सिंपली वर्ड में बताना चाहूंगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यहाँ इसका मतलब है कि बौद्धिक सृजन, यानी अगर अपना दिमाग लगाने के बाद में अगर आप कोई विचार, कोई उत्पाद और कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि नया होता है, उसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल। और प्रॉपर्टी वो इसलिए होता है क्योंकि उसका वाणिज्यिक उपयोग होता है। वाणिज्यिक उपयोग कहने का आशय यहाँ पे होता है कि उससे धन यानी अर्थ का अर्जन होता है, इसीलिए इसको हम बौद्धिक प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसको हम सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, इससे रॉयल्टी प्राप्त कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो बेसिकली जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वो किसी भी व्यक्ति को उसके बौद्धिक सृजन या उसके आविष्कार या फिर उसके जो सृजन या उसकी कलात्मक एक्टिविटी इसके पर्पज पर प्रदान किया जाने वाला एक अनन्य अधिकार होता है, जो कि किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान नहीं किया जाता, इसलिए इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की अवधारणा है, मैं बताना चाहूंगा कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था यूरोप से, वहां से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को बढ़ावा इसलिए मिला क्योंकि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो वहां पे नए नए आविष्कार हुए और आविष्कारों को संरक्षण देने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के टाइम पे अलग अलग मशीनरी, इंजन आदि का आविष्कार हुआ, तो इसके साथ साथ समय की मांग भी बढ़ती चली गई कि क्यों ना जो आविष्कार करता है वैज्ञानिक जो कि अपना पूरा जीवन लगाते हैं किसी भी रिसर्च को करने के लिए, तो उनको उस वस्तु या उस उनके आविष्कार पे अधिकार दिया जाए। इसलिए ये यूरोप से मांग उठी और 1800-1700 ईस्वी के अंदर आईपीआर को लेके अलग अलग कानून और उनको प्रोटेक्शन दिया जाने लगा। इसी के चलते 1883 के अंदर पेरिस कन्वेंशन हुआ, जो कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल जो आईपीआर है उनको संरक्षण देता है। इसके बाद में जो साहित्यिक यानी अपन जो लिटरेचर है, जहाँ पे हम कुछ लिखते हैं या कोई आर्ट है, ड्राइंग है या फिर सॉफ्टवेयर है या फिर जो भी म्यूजिकल कंपोजिशंस होते हैं, उनके लिए बर्न कन्वेंशन किया गया 1886 में। फिर प्रेजेंट में हमारे पास एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसको हम इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिसका जो यूएन की एजेंसी है जो कि वर्तमान में विश्व स्तर पे जो आईपीआर है उनके संरक्षण के लिए कार्य करती है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि व्हाट इज द नीड ऑफ आईपीआर। आईपीआर की जरूरत क्यों है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो वर्तमान एज है वो ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण का दौर है। वैश्वीकरण के दौर में किसी भी देश की ताकत का आधार उसकी आर्थिक समृद्धि और उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रभुत्व होता है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं आईपीआर आज इतना महत्वपूर्ण इसीलिए हुआ है क्योंकि आज के समय में आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ये तभी होगा जब हम आईपीआर को संरक्षण देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी इकोनॉमी रन करती है वो करती है डिमांड से, और डिमांड क्रिएट होती है इनोवेशन से। क्योंकि जब आप एग्जांपल के लिए देख सकते हैं कि अगर आपके पास में मोबाइल फोन है और हम लोग मोबाइल फोन का यूज करते हैं, बट नए नए इनोवेटिव मोबाइल फोन आ रहे हैं, उनके अंदर नए वर्जन आते हैं, तो हम पहले वाला मोबाइल भले पूरा यूज ना कर पाए, उसके बाद में तो हम नया मोबाइल लेते हैं, नया प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो ये प्रोडक्ट खरीदने की प्रोसेस है, उसके अंदर कंज्यूमर खुश होता है, वो होता है इनोवेशन से। तो आज की इकोनॉमी का अगर मैं बेस बताना चाहूँ तो वो इनोवेशन है। अगर इनोवेशन को प्रोटेक्ट किया जाता है तो हर देश के अंदर नई नई इंडस्ट्रीज खुलेगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहला पार्ट बताया इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इस इकोनॉमिक ग्रोथ का कहने का अर्थ यहाँ पे यही है कि नई नई टेक्नोलॉजी इमर्ज होंगी, इन टेक्नोलॉजी से मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड से इंडस्ट्री रन करती है और इंडस्ट्री से इकोनॉमी बूम होती है। फिर इसके बाद में आता है सेफगार्ड का राइट ऑफ क्रिएटर। जो क्रिएटर्स है जिसने वो आविष्कार या जो प्रोडक्ट बनाया है उसके अपने हित होते हैं कि उन्होंने पूरा अपना जीवन, अपना धन, श्रम, मन, दिमाग जो भी लगाया उसके बदले उसके जो अधिकार होते हैं उसको संरक्षण दिया जाता है। इनोवेशन प्रमोट इसका थर्ड फीचर मतलब जरूरत है। इसका मतलब है कि जब अधिकारों का संरक्षण होगा, माना कि जैसे आपने नाम सुना होगा अनअकैडमी का, जब अनअकैडमी एक नया इन्वेंशन था ऑनलाइन टीचिंग के लिए, तो उसको देख के और लोगों ने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म खोले। तो एक जब हम इनोवेशन करते हैं या फिर इनोवेशन को संरक्षण मिलता है, आईपीआर को संरक्षण मिलता है, तो उससे प्रभावित होकर नए इनोवेटर भी आते हैं, तो एक देश के अंदर इनोवेशन का माहौल होता है। इसके साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस,
यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहने का आशय ये है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जाते हैं तो वहाँ पे किसी एक देश के अंदर कोई प्रोडक्ट बनता है या उसके अंदर किसी देश के अंदर कोई आविष्कार होता है, तो दूसरा देश उस आविष्कार को दूसरे देश में भेजने से पहले उसको कुछ चिंताएं होती हैं, क्यों ना क्या हमारा प्रोडक्ट कॉपी किया जाएगा, उसकी इलीगल कॉपीज बनाई जाएंगी। बट जब आईपीआर दिया जाता है, आपको एक अनन्य अपने प्रोडक्ट पर अधिकार दिया जाता है जिसको कोई कॉपीराइट या उसको उल्लंघन नहीं कर सकता। तो इससे क्या होता है कि व्यापार में सुगमता होती है। चीन का माल भारत में आ सकता है, अमेरिका का माल भारत में आ सकता है, भारत का प्रोडक्ट अमेरिका में जा सकता है, इसलिए बिजनेस हो जाती है क्योंकि अधिकारों का संरक्षण हो गया। भारत के प्रोडक्ट को पता है कि हमारे प्रोडक्ट को कॉपी नहीं करेगा, कॉपी करेगा तो हम उस पर कॉपीराइट का उल्लंघन लगाएंगे। तो इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होती है। इसके साथ साथ फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये इसी से जुड़ा हुआ एक पॉइंट है कि जब आईपीआर को संरक्षण मिलता है तो कोई भी देश अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो जाता है। वरना अगर आईपीआर को संरक्षण ना दिया जाए तो हो सकता है कि जो कि प्रिंसिपल सर ने बात कही थी कि हमें अमेरिका एक टेक्नोलॉजी दे रहा है तो विमान है जेट बनाने की, वो इसीलिए दे रहा है क्योंकि उन्होंने आईपीआर को बनाया और हमने भी आईपीआर को बनाया। अगर ये आईपीआर का जैसी संकल्पना ना तो हो सकता है कि टेक्नोलॉजी एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर ना होती, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है तो उसकी पायरेसी के भी चांस बढ़ जाते हैं। जब आईपीआर आता है तो आपको एक अधिकार मिल जाता है कि मेरे इस प्रोडक्ट, मेरे इस इन्वेंशन को कोई चोरी नहीं कर सकता। इसके साथ साथ नॉलेज इकोनॉमी, आज आप जानते हैं कि जो वर्ल्ड है वो नॉलेज इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। नई नई इन्वेंशन हो रहे हैं, पहले भाप के स्टीम के इंजन आए, इसके बाद में कंप्यूटर आए, उसके बाद में आप समझते हैं जो इंटीग्रेट मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई, अब आईओटी का जमाना है। तो ये जमाना ऐसे बढ़ता चला गया क्योंकि आईपीआर को हमने संरक्षण दिया। अगर हम इनोवेटर को प्रमोट या उनको संरक्षण ना देते तो हो सकता है कि आईपीआर में लोग इतना इन्वेंशन या फिर आविष्कारों की तरफ इतने ना बढ़ते, तो हम नॉलेज इकोनॉमी की तरफ ना बढ़ते, जिससे हमारी ईज ऑफ लिविंग हो रही है। और इसके अलावा होता है इंकरेज इनोवेशन। तो जैसा कि जब हम प्रमोट करते हैं तो इससे इनोवेशन भी इंकरेज होता है। तो जैसे मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अगर अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए, जो आईपीआर होते हैं उनको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सर स्लाइड बैक जैसे कि टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट 2 टाइप के होते हैं। जब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो यहाँ पे पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ट्रेड सीक्रेट और ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, यहाँ पे ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है क्योंकि इनका इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के अंदर बहुत ज्यादा उपयोग होता है। वहीं एक कॉपीराइट होते हैं जो कि लिटरेचर के लिए आते हैं, पेंटिंग, म्यूजिकल कंपोजिशन, मूवीज, म्यूजिक, इनमें तो ये 2 तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं। तो जो भारत के अंदर अगर आईपीआर के टाइप्स को देखा जाए तो जैसे कि भारत में भी पेटेंट को माना गया है कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ट्रेड सीक्रेट और क्लाइंट रिलेटेड राइट। तो यहाँ पे मैं ब्रीफ में परिचय देना चाहूंगा कि पेटेंट, सभी स्पीकर्स ने बताया कि पेटेंट एक आविष्कार होता है जो कि यूनिक होता है और नया होता है, तो उस पर दिया जाता है। इसके साथ साथ कॉपीराइट का साहित्यिक एक्टिविटीज में भाग लेते हैं। कॉपीराइट होता है ट्रेडमार्क, यानी एक लोगो होता है, स्पेशली किसी वस्तु की गुणवत्ता या उसके कंपनी का एक सूचक होता है। वहीं ज्योग्राफिकल इंडिकेटर किसी एक विशेष भौगोलिक स्थान से संबंधित कोई विशिष्ट वस्तु होती है उसको यहाँ पे प्रेजेंट करता है। इंडस्ट्रियल डिजाइन जैसे कि ये माइक है, अगर मैं बात करूँ ये लैपटॉप है, इसकी जो भी शेप है वो इंडस्ट्रियल डिजाइन है, इसको कोई भी दूसरी कंपनी इसको कॉपी नहीं कर सकती अगर ये कंपनी का डिजाइन है। तो इसी को हम एक्चुअली सिंपल भाषा में इंडस्ट्रियल डिजाइन कहते हैं। ट्रेड सीक्रेट कि कोई भी जब वस्तु बनती है तो उसके अंदर क्या सीक्रेट है, उसका व्यापार किन चीजों की वजह से बढ़ रहा है, तो वो जो आविष्कर्ता होता है या फिर जो उत्पादक होता है उसका उस पर अधिकार होता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसे मेरा मेन टॉपिक है पेटेंट, तो पेटेंट एक्चुअली इन्वेंशन पर अनन्य अधिकार दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, बस 3 चीजें बताना चाहूंगा कि जब भी किसी आविष्कार को हमें पेटेंट कहना है तो उसके 3 चीजें होती हैं। पहला कि वो न्यू होना चाहिए, यानी वो जो जानकारी है वो अभी तक उपलब्ध नहीं हो या फिर पहले आविष्कार में उसको दिखाया गया हो, तो वो पहली बात वो इनोवेटिव यानी यूनिक होनी चाहिए पहली बात। दूसरी वो फिजिकल फॉर्म में होनी चाहिए, कोई भी जो आविष्कार होता है फिजिकल फॉर्म में हो तो हमें दिखता हो आंखों से, फिलोसॉफिकल चीजों पे पेटेंट नहीं दिया जाता है। दूसरा उसका कॉमर्शियल यूज हो, ये 3 चीजें अगर कोई भी इन्वेंशन पूरा करता है, वो यूनिक हो, वो फिजिकल फॉर्म में हो और उसका वाणिज्यिक उपयोग हो। अगर आप कोई भी चीज लिखते हैं और लिख के अपनी डायरी में रख लेते हैं तो हो सकता है कि वो
मतलब अगर आप कोई आविष्कार करते हैं और अपने उसको अपने पास रख लेते हैं, उसको पेटेंट नहीं लेते हैं, तो हो सकता है वो पेटेंट ना मिले, क्योंकि आप उसकी कॉपीज बनाएंगे, आप उसको मार्केट में बेचेंगे, सेलिंग करेंगे, उसी से वो पेटेंट बनता है। तो जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर इंडियन पेटेंट एक्ट बनाया गया 1970, जो कि भारत के अंदर जितने भी पेटेंट की गतिविधियां होती हैं उसको सभी को रेगुलेट, संचालित और विनियमित ये भारत का पेटेंट अधिनियम 1970 द्वारा किया जाता है, जो कि 1972 में लागू हुआ और 2005 में संशोधित किया गया। तो जब हम बात करते हैं कि इसमें कुछ सेक्शन दिए गए हैं कि क्या इन्वेंशन है, क्या इन्वेंशन नहीं है, तो जहां पे हम बात करते हैं सेक्शन 2 है इस एक्ट का, वो ये कहता है कि कोई भी इन्वेंशन हो वो न्यू होना चाहिए और वो इंडस्ट्रियल में कैपेबल होना चाहिए एप्लीकेशन में, यानी उसके प्रोडक्ट सर्टिफिकेट मिलके बाजार में आ सके। जैसे कि व्हाट इज पेटेंटेबल, वो नोवेल होना चाहिए, वो नया होना चाहिए, वो यूजफुल होना चाहिए, नॉन ऑब्वियस, यानी उसकी जो प्रक्रिया वो थोड़ी जटिल होनी चाहिए, आसानी से समझ में वाली प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। तो किन चीजों में पेटेंट नहीं लिया जा सकता है, किन चीजों को आविष्कार नहीं माना जा सकता, उसके लिए भी नेक्स्ट स्लाइड। जो भारत का जो पेटेंट एक्ट है उसका सेक्शन 3 है, वो ये बात करता है, सबसे पहली बात कि नेचुरल लॉज, अगर कोई प्राकृतिक नियमों पर पेटेंट लेना चाहते हैं तो पेटेंट नहीं मिलता है। जैसे कि ग्रेविटी है, तो ये नेचुरल लॉ है, इसके अंदर पेटेंट नहीं मिल सकता क्योंकि फिजिकल फॉर्म में नहीं है। दूसरी बात कि कोई पब्लिक ऑर्डर या हेल्थ से अगर कोई पेटेंट या आविष्कार पब्लिक हेल्थ या ऑर्डर को हानि पहुंचाता है तो उस पर भी आप पेटेंट नहीं ले सकते। इसके अलावा कोई भी नॉन लिविंग और नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है उस पर पेटेंट नहीं लिया जा सकता, और कोई भी डिस्कवरी जिसमें नवीनता नहीं है तो उस पर भी पेटेंट नहीं लिया जा सकता। तो इसके अलावा जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की टेक्निक्स होती हैं उसमें एक पेटेंट नहीं लिया जा सकता, और जो लिटरेसी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल आर्टिस्ट और टेलीविजन प्रोडक्ट, इन पे पेटेंट नहीं लिया जा सकता। फिर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो कुछ मैं स्पेशल साइलेंट फीचर बताना चाहूंगा जो कि हम लोग बहुत ज्यादा पेटेंट पढ़ चुके हैं, लेकिन एक भारत के जब पेटेंट अधिनियम को पढ़ते हैं तो उसका एक सेक्शन आता है सेक्शन 3D, जो कि बहुत ज्यादा विवादास्पद होता है। जब भी भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाता है तो ये सेक्शन 3D है भारत के पेटेंट एक्ट का, वो बहुत ज्यादा विरोध का कारण बनता है, जो कि माना जाता है कि भारत सरकार शायद IPR का सम्मान नहीं करती, क्योंकि जो हमारे पेटेंट एक्ट में सेक्शन 3D है वो इस बात का सूचक है। जैसे कि 3D के अंदर एक प्रोविजन दिया गया है कंपल्सरी लाइसेंसिंग। इसका मतलब यहाँ पे यह है कि अगर कोई आविष्कार होता है या कोई राष्ट्रीय आपात जैसी स्थिति आ जाती है अगर देश के अंदर और किसी प्रोडक्ट की सप्लाई कम है, जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कोरोना की वैक्सीन का, कि कोरोना की वैक्सीन का आविष्कार हुआ, उस पर लोग पेटेंट फाइल करने गए, तो भारत सरकार का जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रुझान था वो ये था कि इस पर पेटेंट ना दिया जाए, क्योंकि ये एक तरीके से जान बचाने वाली दवाई है, क्योंकि आपदा फैली हुई है एक तरीके से, तो उसमें इस पर पेटेंट ना दिया जाए। लेकिन भारत सरकार अपने देश में इतनी ज्यादा चिंतित नहीं थी वैक्सीन को लेकर, क्योंकि भारत का एक्ट है पेटेंट एक्ट, उसका सेक्शन 3D भारत सरकार को ये परमिशन देता है कि अगर राष्ट्रीय आपात की स्थिति है तो ऐसी स्थिति में हम पेटेंट का उल्लंघन कर सकते हैं किसी भी उत्पादक या फैक्ट्री को तय कीमतों के आधार पर, और जितने हमको डिलीवरी चाहिए उसके बेस पे प्रोडक्शन करने का अधिकार दे सकते हैं, चाहे फिर वो वैक्सीन या प्रोडक्शन कहीं भी हुआ हो। जैसे तो इसीलिए ये जो सेक्शन 3D है उसको जो विकसित देश है जैसे कि USA है, चाइना है, वो हम लोगों का विरोध करते हैं कि भारत का जो सेक्शन 3D है वो हमारे किसी भी इन्वेंशन का मतलब उल्लंघन कर सकता है और भारत अपने अंदर प्रोडक्ट बना सकता है। पर भारत की अपनी अपनी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि इतना ज्यादा अमीरी और गरीबी का फर्क है कि भारत सरकार को ये कंपल्सरी लाइसेंसिंग का प्रोविजन आता है, जो कि इंडियन पेटेंट एक्ट इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसके अलावा जो पेटेंट होता है 20 सालों के लिए दिया जाता है, आप जान चुके हैं। तो अब नेक्स्ट एक मैं सिंपल वर्ड में एक जो प्रोसेस है पेटेंट रजिस्ट्रेशन उसको बताना चाहूंगा। तो जैसे कि जो पेटेंट रजिस्ट्रेशन है उसके 4 स्टेज हैं। जैसे फर्स्ट स्टेज है फाइल प्रिपरेशन। फाइल प्रिपरेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास कोई न्यू आइडिया है, कोई न्यू इन्वेंशन है, उसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, वो क्यों न्यू है, वो क्यों अदर पेटेंट मतलब इन्वेंशन से कैसे अलग है, आप उसको सबको फाइल प्रिपरेशन में फाइल में बनाएंगे। उसके बाद होती है उसकी फाइल की रिव्यू। रिव्यू कहने का मतलब ये होता है कि जो भारत के पेटेंट एक्ट के सेक्शन 2 और सेक्शन 3 हैं उनमें जो भी प्रोविजन दिए गए हैं कि
क्या पेटेंट माना जाएगा, क्या पेटेंट नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे जो फाइल रिव्यू उस पेटेंट एक्ट के बेस पे किया जाता है। तो जब पेटेंट फाइल रिव्यू होने के बाद में ड्राफ्ट एप्लीकेशन, यानी एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट की जाती है। जब आपकी फाइल रिव्यू हो जाती है तो एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट की जाती है, और एप्लीकेशन के बाद में आपके जो पेटेंट होता है या इन्वेंशन होता है उसको पब्लिश कर दिया जाता है, और 18 मंथ का समय लगता है। 18 मंथ के बाद में आप एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर आपको जो भी इन्वेंशन करता होता है वो उसको कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं, और जो भी क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड उनका उसको जवाब देना पड़ता है। उसके बाद में आपको पेटेंट ग्रांट कर दिया जाता है। ऑफिस द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क, DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी एक DPIIT विभाग है हमारे वाणिज्य मंत्रालय के तहत, उसमें एक ऑफिस है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। इसके द्वारा भारत में पेटेंट प्रदान किया जाता है। तो जैसा कि प्रोटेक्शन ऑफ आईपीआर, जब हम आईपीआर के प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे पास दो प्रकार के मैकेनिज्म हैं। एक तो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम संगठन है जो 1967 में बना था। ये केवल प्रमोट करता है आईपीआर को वर्ल्ड लेवल पे। ये किसी के लिए एक्शन नहीं लेता है। किसी देश में आईपीआर को उल्लंघन किया जाता है तो इस संस्था के पास में एक्शन लेने का अधिकार नहीं है। ये केवल प्रमोटिंग माहौल बनाता है, फंडिंग करता है आईपीआर को कि लोग इनोवेटिव हो। लेकिन यहाँ पे ट्रिप्स एग्रीमेंट आता है जो कि WTO के तहत है। ट्रिप्स एग्रीमेंट का मतलब है कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यहाँ कहने का मतलब है कि जब एक देश से व्यापार दूसरे देश में किया जाएगा, जब प्रोडक्ट कोई आविष्कार या कोई मोबाइल फोन या फिर कोई भी डिवाइस जब दूसरे देश में जाएगी तो उस देश में उसकी कॉपीज ना बने। कोई भी बुक दूसरे देश में जाती है उस देश में कॉपीज ना बने तो उसकी पूरी जिम्मेदारी WTO की ट्रिप्स काउंसिल की होती है। जब ट्रिप्स काउंसिल में जब ऐसा होता है कि कहीं किसी देश से शिकायत आती है कि माना कि किसी बुक या सॉफ्टवेयर या किसी की कॉपी की गई है तो एक्शन लेने की अथॉरिटी WTO के पास है, जिसकी एक अपना डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म होता है, उसके तहत देश को गुजरना पड़ता है। अब मेरा लाइव टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ आईपीआर इन इंडिया। तो जब हम आईपीआर की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें करते हैं कि पेटेंट क्या होता है हम सब कुछ जान लेते हैं, लेकिन भारत की जो कुछ अपनी परेशानियां हैं जिनकी वजह से भारत आईपीआर को इतना ज्यादा समर्थन नहीं दे पाता या भारत को सीमा तक प्रमोट कर पाता है। जैसे कि सबसे लेक ऑफ अवेयरनेस, हमारे यहाँ एजुकेशन का लेवल इतना कम है कि लोगों को पता ही नहीं है कि क्या है आईपीआर, क्या है कॉपीराइट और क्या है पेटेंट। जब भी हम कुछ होते हैं हम जेरॉक्स कॉपियां बनवा लेते हैं। भारत के अंदर आप जानते हैं कि कोई भी जो फिल्म बनती है वो 10-10 रुपए 20 रुपए में किसी भी कंप्यूटर के पास मिल जाती है और वो आपको पेन ड्राइव में डाल के दे देते हैं। तो यहाँ पे इतने लोगों में लेक ऑफ अवेयरनेस है कि आईपीआर को ज्यादा प्रमोट करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा इनोवेशन वर्सेस पॉवर्टी, जब हम बात करते हैं पेटेंट तो जब किसी प्रोडक्ट पर पेटेंट दे दिया जाता है, जैसे मेडिकल दवाई अगर उन पर पेटेंट दे दिया जाता है तो इतनी महंगी हो जाती है कि गरीब व्यक्ति के इलाज कराना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँ कि जब जेनेरिक दवाइयों की हम बात करते हैं तो उससे अगर कैंसर का इलाज किया जाए तो हो सकता है कुछ हजार में कैंसर का इलाज हो सकता है। अगर पेटेंट की हुई अगर हम दवाई लेते हैं तो कैंसर का इलाज 3 लाख से ऊपर चला जाता है। अगर ऐसी स्थिति में जब भारत की 60% पॉपुलेशन गरीबी में है, अगर ऐसी स्थिति में हम आईपीआर या पेटेंट को हर चीज पे पेटेंट दे दें तो भारत शायद सामाजिक विकास नहीं कर पाएगा या फिर सामाजिक कल्याण या सामाजिक न्याय नहीं कर पाएगा। दूसरा हमारे लॉ इन्फोर्समेंट, हमारे यहाँ जो कानूनों का पालन है वो बड़ा मतलब उसका पालन मुश्किल है या फिर लचीला है। जैसे कि पुलिस इन्फॉर्मेशन मतलब ये इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इतनी इनएक्टिव है कि आईपीआर का उल्लंघन होते रहता है उनके सामने। जैसे कि मैं बात करूं कि पुलिस थाना उसके बगल में बहुत सारी शॉप चलती हैं जो आपको जेरॉक्स कॉपियां दे रही हैं किसी बुक्स को उठा के या इसके अलावा किसी फिल्म की म्यूजिक की कॉपियां दे रही हैं। अब किसी को पता ही नहीं है कि ये इलीगल काम चल रहा है। तो ये मतलब इन्फोर्समेंट एजेंसी कमी है। इसके अलावा स्पेशल रिपोर्ट 301 निकलती है, एक यूएसए का ट्रेड डिपार्टमेंट है जो कि अपनी एक रिपोर्ट निकालता है 301 रिपोर्ट। उसके अंदर भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है। प्रायोरिटी वॉच लिस्ट का मतलब ये है कि अमेरिका के साथ में हमारे ट्रेड डिस्प्यूट आईपीआर को लेकर बहुत ज्यादा है। अमेरिका बोलता है कि भारत के अंदर आईपीआर का सम्मान नहीं किया जाता है, भारत के अंदर जो कानून है वो बहुत कमजोर है और जितने भी हमारी बुक्स जाती है उनकी कॉपियां हो जाती है, जितने भी हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर जाते हैं उनकी पायरेटेड कॉपीज दिखती है भारत के अंदर। तो उन्होंने अपनी 301 रिपोर्ट जो है वो भारत के बारे में हमेशा नेगेटिव क्यों देती है और ये वास्तविकता भी है। पेटेंट रजिस्ट्रेशन फी एंड प्रोसेस, जब हम पेटेंट की तरफ जाते हैं तो भारत के अंदर जो पेटेंट फी है वो दूसरे देशों से बहुत ज्यादा है और इसके अलावा प्रोसेस हो सकता है 3 साल लग जाए 4 साल लग जाए।
तो ऐसे में पेटेंट का जो माहौल है या फिर जो आईपीआर का इनोवेशन का माहौल है, कहीं ना कहीं उस पर नकारात्मक असर पड़ता है। और एक चैलेंज है स्टार्टअप फंडिंग इशू, कि लोग हैं आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो बहुत सारे लोगों के पास इनोवेटिव आइडियाज है, बट उनको फंडिंग करने के लिए कोई भी फंडिंग एजेंसी नहीं है। फंडिंग एजेंसी है भी, जो प्रक्रिया इतनी जटिल है कि जो लोग इन्वेंशन है उनके पास उनको फंडिंग नहीं मिल पा रही है, वो उसको एज अ प्रोडक्ट में नहीं बदल पा रहे। और जब तक प्रोडक्ट में नहीं बदला जाएगा किसी भी आइडिया को, वो पेटेंट नहीं कराएगा। इसके अलावा ट्रेडिशनल नॉलेज वर्सेस पेटेंट, भारत के अंदर एक डिबेट ये भी चलती है कि जैसे माना कि अगर दूध में हल्दी मिला के पी जाती है तो हम मानते हैं कि हमारा आयुर्वेदिक तरीका है, हमारे पुराने काल से चला आ रहा है। वहीं अंग्रेजों ने इस पर पेटेंट तक ले रखे हैं ऐसी दवाइयां मिला के जहाँ हल्दी दवा के चलते हैं। तो अब भारत के अंदर इस चीज को यूज ही नहीं किया जाता, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी परंपरागत ज्ञान है, जबकि विकसित या पश्चिमी देशों में पेटेंट लिया जा रहा है। तो इसलिए भारत में कुछ कुछ दवाइयों में पेटेंट पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हम उसको एज अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज का पार्ट मान लेते हैं। तो ये मेरी तरफ से चैलेंज बिफोर आईपीआर है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मंच का कि जिन्होंने मुझे मौका दिया। इसके अलावा आगे का जो क्वेश्चन है वो हमारे साथ थे। थैंक यू दीपक, आपने बहुत ही सरल शब्दों में और विस्तार से आईपीएल के बारे में बताया। और इसी को कंटिन्यू करने के लिए जो नेक्स्ट स्पीकर हैं, जो इस टीम के मेंबर हैं, वो है रूबी रानी। सभी से मेरा आग्रह है कि उनका सभी वजह से स्वागत करें। Namaste. Good afternoon to everyone present here. So I would like to thank Mr. Rajesh Sharma sir, क्योंकि पिछले 3 कॉन्फ्रेंसेस जो यहाँ पर हुए मैंने ज्वाइन किए हैं। इससे पहले मैंने कॉन्फ्रेंस ज्वाइन नहीं किया था, तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई सी इट लाइक वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस दैट इट surely enhance our profile. So basically, as my team member described about IPR, so my topic here is copyright in India. So basically, before I start speaking about copyright, जैसे कि इतने सारे ऑनलाइन स्पीकर्स हमारे पास थे और ऑफलाइन भी बहुत सारे लोगों ने IPR पर बातें की हैं, तो आई डोंट थिंक कि मेरे पास इतना ज़्यादा कंटेंट अभी बचा है कि मैं आपको बताऊँ। ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस फॉर। तो इफ आई टॉक अबाउट दैट, we are living almost in an era of science technology, right? इतने सारे innovations हम इस टाइम पे कर रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है। उसके बाद भी ऐसी क्या जरूरत है कि हमें आज भी आईपीआर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके लिए अवेयरनेस जैसे कैंपेन चलाने की जरूरत पड़े। तो ये समझने की जरूरत है। एक रीसेंट केस है जो मैं आई जस्ट गॉन थ्रू। बेसिकली भी हुआ क्या था, दैट द केस ऑफ यूरोप। तो वहां पर हुआ ये था कि एक वाइल्ड फोटोग्राफर थे, वो जंगल में फोटोज लेने गए, इत्तेफाक से उनका फोन गिर गया। वहां पर फोन गिरा तो चिंपैंजी था, उसने वो फोन उठाया और अपनी सेल्फीज बहुत सारी ले ली। यानी एक एनिमल ने एक वाइल्ड फोटोग्राफर की फोन से बहुत सारी सेल्फीज ली। अब हुआ ये कि जैसे ही जब वो फोटोग्राफर का अपना सवाल खत्म हो गया, he went to the normal people, तो उसके बाद उन फोटोज पे अलग-अलग लोग क्लेम करना शुरू कर दिए कि इन पे हमारा कॉपीराइट है। बाद में आपने कहा कि इन पे हमारा कॉपीराइट है, जिस व्यक्ति के फोन में वो फोटो था उन्होंने कहा इस पे हमारा कॉपीराइट है। तो मल्टीपल ऐसे मैगजीन्स, मल्टीपल ऐसे डिफरेंट पर्सनालिटीज उस पे क्लेम करने शुरू हो गए। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जब we have lot of rules and regulations, we are making different acts, हम बहुत सारी ट्रीटीज कर रहे हैं, हम बहुत सारे रेगुलेशन इंटरनेशनल लेवल पर निकाल रहे हैं, उसके बाद भी इतने छोटे से इशू के लिए हमें इतने मतलब समझने की बहुत बड़ा बवाल होता है। तो इतने आप समझने वाली बात है कि हम इस पे क्यों काम करना चाहते हैं। इसके अलावा एक और वैसा लाइव एग्जाम्पल है जो मैं आपको देना चाहूंगी। ऑफकोर्स यहाँ पर जितने भी लोग बैठे आईपीएल देखते होंगे, तो आईपीएल की एक टीम है जो शाहरुख खान की है, केकेआर शायद नाइट राइडर करके कुछ नाम है। तो अब क्योंकि वो उसके ऑनर है, तो हुआ ये था कि आईपीएल में मैचेस के दौरान उनके सॉन्ग्स चला दिए गए, शाहरुख खान के सॉन्ग चला दिए गए। तो इस पे आईपीएल की जो प्रॉपर जो मैनेजमेंट टीम थी या जो भी उसको संभाल रहे हैं, उनको बहुत बड़ा मुआवजा शाहरुख खान को देना पड़ा। वो देना इसलिए पड़ा क्योंकि उनकी कोई प्रायर कह सकते हैं कंसेंट नहीं दिया गया ऐसा करने से पहले। तो ये भी बहुत बड़ा इशू है कि हम इतने ऐसे इलाके जी रहे हैं, उसके बाद भी हमें ऐसे इश्यूज पे बात करनी पड़ती है। Anyways, my friend Deepak has been discussing much things about
about IPR, I am talking about copyrighted area. तो basically मैं talk about copyright, तो जब हम बात करते हैं कॉपीराइट की, अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में इसको समझे तो द राइट टू कॉपी, ठीक है। तो बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ये पार्ट होता है। और ये जो राइट है वो किसी भी कंटेंट के ऑथर को, किसी भी कंटेंट के कह सकते हैं उसको प्रोड्यूसर कह सकते हैं, फोटोग्राफ कह सकते हैं, उसके ऑनर को दिया जाता है। बेसिकली लीगल सेफगार्ड होता है जो उस ऑनर को दिया जाता है, जिससे कि उसकी एफर्ट से, उसके जो इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हैं, उसके द्वारा उसने जो भी अपना आउटपुट निकाला है, whether that is a book, whether that's a literature work, that is a cinematographic, चाहे वो फोटोग्राफ हो सकता है, चाहे पेंटिंग हो सकती है, वो डाटाबेस कंप्यूटर हो सकता है। तो जब उसने अपने इकोनॉमिकल एफर्ट से, अपनी स्किल से उस प्रोडक्ट को, फाइनल प्रोडक्ट को जनरल पब्लिक के सामने रखा है, तो उसको, उसके एफर्ट्स को मतलब सेफगार्ड दिया जा सके, उसके लिए बेसिकली कॉपीराइट दिया जाता है। तो यहाँ पर सिंपली लिखा भी हुआ है कि एक सर्टेन टर्म के लिए होता है, और ये जो ऑथर है उसको राइट देता है अपने कंटेंट को प्रिंट करने का, उसको सेल करने का और उसको रिप्रोड्यूस करने का, राइट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कॉपीराइट के अंदर क्या क्या प्रोटेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि हमने पेटेंट की बात करी, हमने जीआई टैग की बात करी है, हमने अदर बहुत सारे इंडस्ट्रियल डिजाइन की बात करी है। अब बात करते हैं कि कॉपीराइट में हम क्या क्या प्रोटेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है लिटरेरी वर्क्स, जिसमें हम बुक्स और वेबसाइट जो है उनको कॉपीराइट दे सकते हैं। इसके बाद ड्रामेटिक वर्क्स हो सकते हैं, जैसे किसी भी ड्रामा की स्क्रिप्ट हो सकती है, उसके डायलॉग्स हो सकते हैं, उसको कॉपीराइट दिया जाता है। कोई म्यूजिकल वर्क हो सकता है जिसमें उसके सॉन्ग्स होते हैं, स्पेसिफिक लिरिक्स हो सकते हैं। इस लिरिक्स के मामले में मैं आपको एक और केस बताना चाहूंगी। हरिवंश राय जी की एक कविता है, आप सभी ने सुनी होगी। तो बेसिकली हुआ ये था कि एक यूट्यूब चैनल ने उनकी इस कविता को कोट कर दिया था। अब आप जानते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की जो भी कविता है उसके जो इनहेरिटेड राइट है फिलहाल अमिताभ बच्चन जी के पास है। तो उन्होंने उस व्यक्ति पर केस कर दिया कि आप बिना प्रायर परमिशन के कोई भी इस तरह की कविता कोट नहीं कर सकते। उन्होंने कोई प्रायर परमिशन नहीं दी थी। कहने का मतलब ये है म्यूजिकल वर्क में सॉन्ग लिरिक्स को भी आप बिना प्रायर परमिशन के नहीं ले सकते, इसमें भी आपको कॉपीराइट की जरूरत पड़ती है। इसके बाद कोई भी आर्टिस्टिक वर्क हो सकता है, पेंटिंग्स हो सकती है, ग्राफिक्स हो सकते हैं, स्कल्पचर्स हो सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं लियोनार्डो दा विंची और क्या नाम है पिकासो हैं, उनकी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो सिमिलर करके आजकल पेंटर्स कर रहे हैं, उनकी जैसे सिमिलर पेंटिंग्स बना के सेल कर रहे हैं और नाम है कि पिकासो का। तो दैट्स आल्सो अ इशू। इसके बाद कोई सिनेमेटोग्राफ फिल्म हो सकती है, कोई साउंड रिकॉर्डिंग हो सकती है, फोटोग्राफ हो सकते हैं, कंप्यूटर जनरेटेड डाटाबेस और आर्किटेक्चर हो। तो दीस आर द लिस्ट जिन पे हमें कॉपीराइट मिल सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि किसके राइट जो कॉपीराइट के अंदर है वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं। आई डोंट थिंक कि मुझे इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत है कि अगर कोई लिटरेरी वर्क होगा तो ऑथर होगा, कोई फोटोग्राफ है उस पे कॉपीराइट है तो फोटोग्राफर होगा, और कोई भी साउंड रिकॉर्डिंग है, कोई भी सिनेमेटोग्राफिक इशू है तो उससे रिलेटेड कोई प्रोड्यूसर होगा। तो दिस इज द लिस्ट, हम इन पे कॉपीराइट दे सकते हैं। इसके बाद करते हैं कि कॉपीराइट की जरूरत क्या है। अभी मैंने आपको बताया है कि कॉपीराइट की जरूरत क्या होती है। इसके अलावा भी आप जानते हैं कि बेसिकली जब किसी समाज को हमें कह सकते हैं विकसित करना होता है तो समाज में हमें नए नए प्रकार के आविष्कार, इनोवेशन, जैसे कि दीपक खास ऑन स्टेज की हमें मल्टीपल इनोवेशन करने होते हैं। किसी भी समाज का विकास रुक जाएगा जब इनोवेशन करना बंद कर देंगे, जब हम नई नई चीजें लाना बंद कर देंगे, न्यू क्रिएशन करना बंद कर देंगे। तो बेसिकली जब भी कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंडिविजुअल कोई अपने अगर जाके कोई चीज लाता है तो उसको उस अफर्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए बेसिकली कुछ रिवॉर्ड हो सकते हैं। आप जानते हैं कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ कह सकते हैं कि मनी के रूप में उसको मिल सकता है, कोई राइट्स को स्पेसिफिक दिए जा सकते हैं, कोई रिवॉर्ड दिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले उस व्यक्ति को रिवॉर्ड देने के लिए कॉपीराइट की जरूरत होती है। इसके अलावा नए नए क्रिएटिव अफर्ट सोसाइटी में होते रहे, लगातार लोग प्रोत्साहित होते रहे काम करने के लिए, उसके लिए कॉपीराइट दिया जाता है। बेसिकली जो क्रिएटर होता है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट दिया जाता है। इसके अलावा माना कि कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है या कह सकते हैं कोई किताब है या कोई म्यूजिकल कंपोजिंग है, उसकी ब्रांड वैल्यू के लिए भी कॉपीराइट दिया जाता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जो लोग यहाँ पे फैशन सेंस को जानते हैं, मैं बता देती हूँ लुई विटॉन एक काफी फेमस ब्रांड है। तो वो आजकल क्या है, गुची समझ सकते हैं, गुची तो सब परिचित होंगे गुची से। तो बेसिकली होता क्या है, गुची का ब्रांड, लेकिन अगर आप लोकल मार्केट में जाएंगे तो आपको गुची नाम से बहुत सारे बाग राइट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अपने किसी भी स्पेसिफिक चीज की ब्रांड वैल्यू बढ़ानी है तो आपको कॉपीराइट उसके लिए लेना जरूरी होता है।
इसके बाद वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्शन मिलता है। अगर आप किसी देश में किसी कोई भी आपने कंटेंट बनाया है उसका कॉपीराइट आप ले लेते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर भी उसको रिकॉग्निशन मिलता है। इसके अलावा लीगल प्रोटेक्शन मिलता है कि अगर आपने किसी भी चीज से संबंधित कॉपीराइट ले लिया है तो कोई और व्यक्ति उसको कॉपी नहीं कर सकता है। तो ये भी आपके पास एक तरीके से कह सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी होती है। ऑनर की पब्लिसिटी होती है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी कॉपीराइट लिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कॉपीराइट के नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर क्या इसका पर्सपेक्टिव चल रहा है। अभी जब आईपीआर के बारे में डिस्कशन चल रहा था तो उसमें मैं काफी सारी बात की थी, जैसे कि WIPO ट्रीटी रही है, बर्न रही है, पेरिस कन्वेंशन रही है, मल्टीपल कन्वेंशन इंटरनेशनल लेवल पर होते रहे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं आईपीआर को बढ़ावा देने के लिए काम किया है। तो बेसिकली अगर हम बात करें इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है तो इंडियन पर्सपेक्टिव में जैसे कि बर्न कन्वेंशन 1886 है, यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन 1951 है और ट्रिप्स है 1995 में जो हुआ था। यानी इंडिया में आज जो भी कॉपीराइट रिलेटेड लॉ काम कर रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं इनसे प्रेरणा लेनी पड़ी है। यानी जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको कंप्लाई करते हैं हमारे भारत में जितने भी लॉज हैं। तो बेसिकली अभी ये बात करें कि भारत में ऐसा कौन सा इफेक्टिव लॉ है जो कॉपीराइट को लेकर काम कर रहा है, तो इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 में जो बना था वो कॉपीराइट से रिलेटेड काम कर रहा है। तो क्योंकि वी आर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस तो हम पॉलिसी रिलेटेड की बात करेंगे, मेरे दो फ्रेंड ने भी वही सिमिलर बात करी है। तो बेसिकली इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 से रिलेटेड कुछ बात मैं यहाँ पर करना चाहूंगी। अगर हम बात करें कि अब क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हैं और अब इंडिया ऑलमोस्ट सारे स्टेट में डिसीजन मेकिंग का काम करता है, उन्हें किसी और ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर हम बात करें कॉपीराइट की तो 1957 से पहले जब ब्रिटिश रूल यहाँ पर हुआ करता था तो 1911 का एक एक्ट था कॉपीराइट एक्ट जिसको इंडियन लॉ एक्ट में शामिल किया गया। यानी ब्रिटिश लॉ के अकॉर्डिंग इंडिया में कॉपीराइट रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व किया जाता था। लेकिन जब से भारत आजाद हो चुका है तो कॉपीराइट एक्ट 1957 बनाया गया जिसको मल्टीपल टाइम्स अमेंड किया गया है और मुझे लगता है इसमें अभी भी अमेंडमेंट की जरूरत है। तो इतनी बार इसको अमेंड कर दिया जा चुका है। इसमें बेसिकली कुछ नए कह सकते हैं कुछ नए इनोवेशन लिए, नए अमेंडमेंट्स किए हैं इस एक्ट में। तो इन्होंने क्रिमिनल सिविल रेमेडीज का एक प्रोविजन किया है। इसके अलावा इन्होंने जो ऑथर्स के राइट होते हैं उसको इकोनॉमिक राइट्स एंड मॉरल राइट्स में डिवाइड किया है जो अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके अलावा हम बात करते हैं वही इसके बारे में बता रहे थे आपको कि इकोनॉमिक राइट्स और मॉरल राइट्स बेसिकली क्या है। तो जब कोई ऑथर किसी भी टॉपिक पे या किसी भी अपनी क्रिएशन पे कॉपीराइट ले लेता है तो बेसिकली उनके राइट्स को दो तरीके से बांटा जा सकता है। एक तो इकोनॉमिक राइट होता है, दूसरा मॉरल राइट होता है। स्लाइड प्लीज। तो इकोनॉमिक राइट में बेसिकली क्या होता है, अगर कोई ऑथर कॉपीराइट ले चुका है तो उसको ये बेनिफिट्स होते हैं, वो अपनी प्रोडक्शन की कोई भी आपने काम की कोई भी कॉपी रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसकी कॉपीज को इंपोर्ट कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है, उससे डेरिवेटिव्स क्रिएट कर सकता है, इसके अलावा उसको परफॉर्म कर सकता है, पब्लिकली डिस्प्ले कर सकता है, उसके किसी भी पार्ट को सेल कर सकता है या अपने किसी कह सकते हैं अपने किसी जानकार को इनहेरिट कर सकता है, असाइन कर सकता है। इसके अलावा उससे संबंधित सारी जानकारियों को रेडियो पे या वीडियो पे ट्रांसमिट भी कर सकता है। इसके बाद में मॉरल राइट्स। तो मॉरल राइट्स में बेसिकली क्या होता है, इसको फिर हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। माना मैंने कोई कार्टून बनाया, इसका नाम मैंने रखा बोनी या आप कह सकते हैं छोटा भीम। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करना चाहूंगी। छोटा भीम मैंने माना ये मेरा क्रिएशन है और मैंने छोटा भीम जो अपने कार्टून है वो किसी को सेल कर दिया। तो जब मैं इसको सेल कर दूंगी तो उसके इकोनॉमिक राइट तो उस व्यक्ति के पास ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन उसके मॉरल राइट उसके पास ट्रांसफर नहीं होंगे। मॉरल राइट अभी भी मेरे पास रहेंगे। मॉरल राइट में बेसिकली क्या किया है, पहला है राइट टू पैटर्निटी। राइट टू पैटर्निटी का मतलब ये होता है कि बेसिकली उसकी जो ऑथरशिप है अभी भी मेरे पास है, उसकी ऑथरशिप उस व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं की है जिसको कॉपीराइट सेल किया गया है। इसके बाद है राइट टू इंटीग्रिटी। राइट टू इंटीग्रिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मैंने अपना कोई कंटेंट सेल कर दिया है तो जिस व्यक्ति को वो सेल किया गया है उसमें वो किसी तरह का डिस्टॉर्शन, कोई भी म्यूटेशन नहीं कर सकता, यानी उसमें कोई ऐसे चेंजेस नहीं कर सकता जिससे कि उसकी पूरी की पूरी पहचान खत्म हो जाए। तो बेसिकली ये जो प्रोविजंस दिए गए 1957 के एक्ट में ही किए गए। इसके बाद बात करते हैं टर्म ऑफ कॉपीराइट। तो बेसिकली
बेसिकली कॉपीराइट का टर्म क्या होता है। अगर हम जनरल टर्म में बात करें तो कॉपीराइट बेसिकली 60 सालों के लिए दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर 2 स्लैब्स दिए गए हैं। अगर यहाँ पर लिटरेरी वर्क्स की बात करें, ड्रामेटिक वर्क्स की बात करें, म्यूजिकल वर्क्स की बात करें या आर्टिस्टिक वर्क की बात करें, अगर इन मामलों में कॉपीराइट दिया जा रहा है तो बेसिकली जो ऑथर है उसकी डेथ के 60 साल बाद तक दिया जाता है। वही बात करें अगर इन वाली स्लैब की तो यहाँ पर फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन से 60 साल माना जाएगा। तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है, वो हम समझ सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद कॉपीराइट का सिंबल, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कॉपीराइट का सिंबल है सर्कल अराउंड द ट्री। तो ये सिंबल है, कोई भी व्यक्ति जो कॉपीराइट रजिस्टर कर लेता है उसको यह सिंबल यूज करना पड़ता है। इसका मतलब ये है दैट पर्सन इज ऑथराइज्ड टू यूज दिस सिंबल, राइट। नाउ वी कम्स टू द असाइनमेंट ऑफ द कॉपीराइट। जैसे कि हमने पेटेंट पे बात करी थी, अगर किसी एक व्यक्ति को पेटेंट के राइट मिले हैं तो वो किसी को इनहेरिट कर सकता है। सिमिलर केस कॉपीराइट में होगा, कॉपीराइट जिस व्यक्ति ने लिया है वो भी अपने राइट किसी को इनहेरिट कर सकता है। तो इनहेरिट में वही है कि उसको सारे राइट चले जाते हैं, इकोनॉमिक राइट सारे ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन मॉरल राइट कभी भी ऑथर के पास ही रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंफ्रिंजमेंट बेसिकली क्या होता है वो ऑलमोस्ट सबको डिस्क्राइब किया जा चुका है। तो बेसिकली किन मामलों में इंफ्रिंजमेंट माना जाता है? अगर किसी कंटेंट को ऑथर की परमिशन के बिना चुरा लिया गया हो, उस कंटेंट का कमर्शियल यूज किया गया हो, उस कंटेंट को पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो, उस कंटेंट को डिस्टॉर्ट किया गया हो या उसमें कोई अल्टरेशन किए गए हो, या उस कंटेंट को बिना परमिशन के इंपोर्ट किया गया हो, कॉपी किया गया हो, या ट्रांसलेट करके अदर लैंग्वेज या अदर फॉर्मेट्स को दे दिया गया हो, या गाना उस कंटेंट को ऑडियो या वीडियो फॉर्म में लाके प्रेजेंट किया गया हो। अगर इस तरह का कोई भी केस आता है तो उसको कॉपीराइट का इंफ्रिंजमेंट माना जाएगा। इसके अलावा एक और टर्म है जिसको कंपनसेटिंग ऑफ कॉपीराइट कहते हैं। कंपनसेटिंग ऑफ कॉपीराइट का मतलब बेसिकली ये होता है, जैसे कि मैंने अभी गुची का आपको एग्जांपल दिया है। कई बार ऐसा होता है कि सिमिलर नाम का हम ब्रांड करते हैं, जैसे बर्गर किंग नाम का एक जानते हैं ब्रांड है और उसको मैं बर्गर किंग कह के क्या नाम है प्रेजेंट करने लगूं, या टाटा नमक है टाटा नमक को मैं टैक्ट नमक कह के बात करने लगूं, तो बेसिकली ये कंपनसेटिंग माना जाएगा। या हम उस ब्रांड के नेम को कुछ एक आधो लेटर चेंज करके प्रेजेंट करते हैं, या हम बिल्कुल लोकल मार्क किसी चीज में यूज कर रहे हैं और नाम थोड़ा सिमिलर रखते हैं, तो वो भी इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट माना जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या क्या कॉपीराइट नहीं माना जाएगा। यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, जैसे कि सबसे पहला है फेयर यूज। फेयर यूज का मतलब बेसिकली होता है कि माना किसी ऑथर ने अपना कोई लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस किया, वो कुछ हो सकती है, कोई पेपर हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो अगर उस बुक का उस पेपर का यूज इस तरीके से किया जा रहा है कि वो एजुकेशन में काम आ रहा है, या उसके थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम हो रहा है, या उससे कोई कमर्शियल बेनिफिट कोई व्यक्ति नहीं ले रहा है, तो उसको इंफ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। रिसर्च है या माना कोई बुक है मैंने खरीदी, मैं पढ़ रही हूँ और मैं नॉर्मल क्लास में जाके लेक्चर दे रही हूँ, तो उसको भी इंफ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। इसके अलावा सिमिलर किसी टॉपिक पे क्रिटिसिज्म करना, उसका एनालिसिस करके उसको रिप्रेजेंट करना भी एक तरीके से इंफ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। सिमिलर कंटेंट की रिपोर्टिंग करना भी क्रिटिसिज्म नहीं माना जाएगा, या किसी स्पेसिफिक पेपर और स्पेसिफिक कोर्ट को जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में यूज करना, वहां पर कोट करना भी कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसके बाद बात करते हैं रेमेडीज, यानी 1957 का जो एक्ट है वो क्या-क्या रेमेडीज बेसिकली देता है जिस व्यक्ति के राइट्स का उल्लंघन किया गया। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेमेडीज, सिविल, क्रिमिनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ये जो प्रोविजन किया गया है ये 1957 के एक्ट में मल्टीपल अमेंडमेंट के थ्रू किया गया है। बात करें हम सिविल रेमेडीज की, तो सिविल रेमेडीज बेसिकली प्रिवेंटिव रेमेडी है। माना कि कोई व्यक्ति है, माना कोई ए और बी व्यक्ति है, ए ने कोई अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है या कोई भी अपना लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस किया है, बी ने उसको थ्रेट किया है कि भाई मैं आपका कॉपीराइट चुरा लूंगा। तो बेसिकली प्रिवेंटिव है, इंजंक्शन एक जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है जहां पर थ्रेट करने वाले व्यक्ति को बेसिकली डिटेन कर दिया जाता है। तो ये जो रेमेडी है प्रिवेंटिव है, उसमें किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं है। वही बात करें सिविल रेमेडीज में, अगर किसी कॉपीराइट के थ्रू डैमेज किया जाता है तो उस डैमेज की भरपाई उनको करनी होती है। जो इन्फ्रिंज कॉपी हो गई है उनको प्रॉपर करेक्ट करके कॉपी को दोबारा दिया जाता है, या जो भी डैमेज कॉपीराइट जो कंटेंट है उसको किया गया है उसको रिपे करना होता है। वही बात करें क्रिमिनल रेमेडीज की, तो अगर कोई भी ऑफेंस जॉइंटली किया गया है, चलिए एक तो होता है कि मैंने कोई बुक पढ़ी अननोइंगली, मैंने उसको कहीं पे बिना परमिशन के कोट कर दिया, दैट वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज एन ऑफेंस। बट इफ आई एम डूइंग such an activity
कंटेंट इन्फ्रिंज किया गया है उसको सबको सीज किया जा सकता है। इसके अलावा है एडमिनिस्ट्रेटिव, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं बता देती हूँ। जब एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज की बात आती है तो बेसिकली यहाँ पर ये प्रोविजन किया जाता है, जो कॉपीराइट सोसाइटीज होती हैं वो इसको वॉच डॉग के रूप में काम करती हैं। अगर उनको ऐसा पता चलता है कि कहीं पर किसी भी तरह के कॉपीराइट को इन्फ्रिंज किया गया है और उसकी इन्फ्रिंज कॉपी डिस्ट्रीब्यूट की गई है तो वो सारी कॉपीज को मार्केट से रिमूव करा सकता है। तो वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव और इंटरनल रेमेडीज होती हैं। वही बात करें अगर लिमिटेशंस ऑफ कॉपीराइट की, तो हमने जो पहले बात करी थी कि इसमें बेसिकली कौन से इंफ्रिंजमेंट माने जाएंगे और कौन से नहीं माने जाएंगे। हम बात करते हैं तो नहीं माने जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी फेयर यूज की। फेयर यूज में अब आप समझिए, माना मैंने कोई किताब निकाली है, मैंने उसमें पैसा खर्च किया है पब्लिकेशन में, मैंने अपने एफर्ट्स डाले हैं। अब कोई किताब लिख रहा है तो उसका एक पर्पस तो हो सकता है कि भाई वो एजुकेशन को बढ़ावा देना चाह रहा है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं पर्पस इकोनॉमिकल भी होता है। अब बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, सिमिलर बुक लेंगे और सिमिलर उस बुक को का कुछ कंटेंट लेंगे और उसको अपने नोट्स के में छाप देंगे। आप जानते हैं वो कमर्शियली यूज होता है। तो अभी जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसके मल्टीपल जुडिक्शंस ऐसे आए हैं, मल्टीपल केसेस में उन्होंने ऐसा बोला है कि अगर किसी किताब का कोई कंटेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा रहा है, नॉन कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूज किया जा रहा है, तो उसको फेयर यूज माना जाएगा, उसको इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट नहीं माना जाएगा। तो ये कह सकते हैं एक लूप होल है कॉपीराइट का कि भाई अगर आप पहले से ही मल्टीपल चीजों को फेयर यूज में रख दे रहे हैं और एक तरीके से जो कॉपीराइट का ऑनर है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो उसको सेव कर सके, तो वो एक तरह का इशू यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा इसमें एक और जो बहुत बड़ा इशू जो पर्सनली मुझे लगता है, इसमें जो केस फाइल करने का जो टाइम पीरियड है वो केवल 3 साल है। माना आज मेरे कॉपीराइट का उल्लंघन हुआ है और अगले 3 साल तक मुझे पता ही ना चले कि मेरे कॉपीराइट का उल्लंघन हुआ है और 3 साल के बाद मुझे पता चलता है, तो तब मैं किसी भी तरह का केस फाइल नहीं कर सकती हूँ। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस एक्ट में जो कि बदला जाना चाहिए। अगर बात करें कि इंडिया में ऐसे कौन-कौन से लिटरेरी वर्क्स हैं या ऐसे कौन-कौन से स्लैब्स हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं, तो कोई भी एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर हुआ, माना किसी एक्ट की कोई लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज को किसी बुक से इंस्पायर होकर लिखा गया है तो वो कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। किसी कमीशन की या किसी कमेटी की या काउंसिल की कोई रिपोर्ट है, उसमें किसी बुक को कोट किया गया है, किसी रिपोर्ट को कोट किया गया है, तो उसको भी कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसके अलावा मैं पहले बता चुकी हूँ, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में जो भी वर्ड्स, जो भी स्टेटमेंट्स, जो भी कह सकते हैं वर्ड्स यूज किए जाते हैं, whether that from a book, newspaper or any report, that would not be considered as a infringement of copyright। ये समरी है, वही सिंपल सी बात है कि कॉपीराइट में आपको बता चुकी हूँ, बेसिकली एक सेफ गार्ड होता है, लीगल सेफ गार्ड होता है जो ऑनर को दिया जाता है, 60 साल के लिए दिया जाता है और ये क्रिएटिव इंटरेस्ट को सेव करने के लिए दिया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉपीराइट। होपफुली आई हैव डिलीवर्ड इट वेल एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी फॉर सो लॉन्ग। थैंक यू। थैंक यू रूबी जी, आपने बहुत अच्छा बोला। आपने कॉपीराइट पर में डिटेल हम लोगों को परिचित कराया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने दी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर था आपका। मैं अभी करूँगा कि कल की जो वर्कशॉप है हमारे बीच में, तो आपका आप हमारे साथ रहेंगी यहाँ पर और एक अच्छा सा लेक्चर रहेंगे यहाँ पर। आगे भी हम आपको बुलाते रहेंगे। तो ये एक बात मुझे याद है कि अभी धौलपुर में ये घटना है, आपने जो वोट किया कि किस तरह से चीजों को हम लोग करते हैं, वॉलेट करते हैं। किसी मेडिकल कंपनी ने, अभी एक मेडिकल कंपनी में धौलपुर का घटना था और रिसेंट मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जिसने मुझे बताया था कि कोई शायद वर्ड कहीं यूज कर दिया था, तो उनके पास एक लीगल नोटिस आया हुआ है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ये धौलपुर की घटना है और ये बिल्कुल किसी भी की बात है, किसने लोग पूरा मेरे सामने तो एग्जैक्टली मुझे वो चीज याद नहीं आ रही है, तो किसी का वर्ड लिया था और एक वर्ड के ऊपर उसके पास में लीगल नोटिस आ गया है कि यू कांट डू दिस, यू कांट यूज आवर वर्ड। तो उसके लिए लीगल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो रही है। तो अपने इसके बाद में लंच के लिए इनवाइट करता हूं, ऑल इनवाइटेड टू लंच और आफ्टर लंच वी विल वंस अगेन बी हियर आफ्टर हाफ एन आवर to continue the workshop. We have many offline and online speakers who are waiting for their turn. So thank you once again. So please join us for the lunch. अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला दोनों ने। और आप कहाँ से
हैं वैसे बेसिकली? कहाँ से? अच्छा हापुड़ से, चलो ठीक है। तो बहुत अच्छा बोला, कल भी आप हमारे साथ में रहेंगे, है ना? और आगे जब भी बुलाएंगे तो आप आते रहेंगे। मैं अभी चाहती रही हूँ जैसे मुझे मालूम है। बस कई मैंने सुना नहीं आपको पहले, तो जी, बिल्कुल। आई लिसन यू फॉर द फर्स्ट टाइम। हमने सारी अरे संदीप वो माइक को धरा माइक को ले आना मैडम को दे दी माइक स्टॉप कर दे स्टॉप